तो वैसे तो मुझे पता है कि मैं ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे पेपर्स चल रहे थे, और तुम सभी को पता यार कि पेपर्स में या तो विन है या तो लर्न है। अब वो एक अलग बात है कि विन तो होता नहीं है, सिर्फ लर्न ही होता रहता है। लेकिन खैर, अब अगर मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो आज की वीडियो के अंदर मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूं उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि यार कि उसके सीजन 3 को लेके मैं कुछ इतना खास एक्साइटेड नहीं था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा फैन फेवरेट एनिमे है, तो इसीलिए उसके ऊपर वीडियो तो बनानी पड़ती है। और वैसे अभी रिसेंटली मैंने इसकी मांगा भी फिनिश कर दी थी। बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ JJK के सीजन 3 के बारे में, जिसके अंदर इन्होंने आदि कलिंग गेम आर्क को कवर किया हुआ है। और आई एम नॉट अ JJK फैन, लेकिन फिर भी मुझे वो सब कुछ देखने में काफी ज्यादा मजा आया। आई मीन अगर मैं फाइट्स के बारे में बात करूं, क्योंकि वैसे JJK की वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं सिर्फ फाइट्स के बारे में बात करूं तो फाइट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी एनिमेट की हुई है एज कम्पेयर टू शिबुया इंसिडेंट आर्क, जिसके अंदर आधा अधूरा काम ही इन्होंने हमारे सामने करके दिखा दिया था। तो अब वैसे मैंने JJK के सीजन 3 के एक इनिशियल रिव्यूज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तुम लोग वो जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसके सीजन 3 के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में बात करूंगा, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस सीजन की स्टार्टिंग के अंदर हमें हमारे कंजाकू भाई साहब दिखते हैं, जो कि कलिंग गेम बनाते हैं और एक पूरी की पूरी एपिसोड लगा देते हैं, जिसके अंदर वो कलिंग गेम के रूल्स समझा रहे होते हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए कि यार इसके अंदर लोगों को भर भर के डालो और लोग आपस में लड़ मर के अल्लाह हाफिज हो जाए। अब जिस तरह सीजन 2 के अंदर इनका प्लान गोजो को सील करना होता है, उसी तरह इस सीजन के अंदर इनका एक प्लान होता है कि पूरे जापान के अंदर जो सील लगी हुई है उसको तोड़ना, जुजुत्सु सोसाइटी जो होल्ड करती है उसको तोड़ देना और हर तरफ तबाही मचा देना। अब सीजन 2 के अंदर जो हमारे गेतो भाई साहब होते हैं, वो दिमाग वाले, वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। तो इसीलिए अब इस सीजन के अंदर हम देखते हैं कि लोग एक पूरी टीम बना के लड़ रहे हैं। अब इसके अंदर हमें 3 तरह की फाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। एक हमारी इतादोरी की, दूसरी हमारी यूता की फाइट और तीसरी हमारी मेगुम की फाइट देखने को हमें मिलती है। और इस सीजन के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा कि जुजुत्सु काइसेन ने अपनी ही एक रवायत को तोड़ दिया कि जिस तरह इसके पहले 2 सीजन्स 24 एपिसोड की पूरे 2 कोर के होते थे, उसके बरक्स इस सीजन के अंदर इन्होंने सिर्फ 12 एपिसोड्स निकाली हैं। अब वो मे भी जो इसके सीजन 2 को लेके जो भी कंट्रोवर्सीज हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया है, और उसको लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा कदम उठाया। आई मीन 12 एपिसोड इन्होंने निकाली, लेकिन एक सेकंड पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने एनिमेशन से हाथ उठा दिया। लाइक जिस तरह सीजन 2 के अंदर वो सुकुना वर्सेस माहोरागा की फाइट थी, उसके अंदर उन्होंने हमें फुल फ्लेज एनिमेशन नहीं करके दिखाई थी। उसके बरक्स अगर मैं इसके सीजन 3 की एनिमेशन को लेकर बात करूं तो दे जस्ट नेल्ड इट। इसी के साथ साथ इन्होंने कलिंग गेम के अंदर काफी ज्यादा नए कैरेक्टर्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनमें से अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारे हाकारी भाई साहब फाइनली आ चुके हुए। मतलब मैंने जब इसकी मांगा रीड की थी तो हाकारी को देख के मैं बहुत ज्यादा हाइप हो गया था, और वो जब एनिमे के अंदर आया था तो आई जस्ट लव इट। और जब मैंने इसकी आवाज सुनी तो वो मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। तो उसके बाद फिर जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि जोरो के वॉइस एक्टर ने हाकारी को आवाज दी हुई है। आई मीन मैंने मांगा पढ़ते हुए कभी ये नहीं सोचा था कि यार हाकारी को जोरो का वॉइस एक्टर वॉइस देगा, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब वैसे हाकारी का जो मेन स्क्रीन टाइम है वो तो अब कलिंग गेम के पार्ट 2 के अंदर ही आएगा। सीजन 3 को लेके मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यार इसकी डायरेक्शन टॉप नॉच है। आई मीन इन्होंने सिर्फ मांगा के पैनल्स को डायरेक्ट उठा के एनिमेट नहीं करते, इन्होंने अपना थोड़ा सा तड़का वर्का इन्होंने लगाया है। आई मीन अगर मैं वो हाकारी के पार्टनर के बारे में बात करूं तो वो जब मैंने मांगा के अंदर मैंने रीड किया था उसकी पावर मुझे कुछ इतनी खास समझ में नहीं आई थी। आई मीन वो मांगा के अंदर कोई सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन जब मैंने उसको एनिमे के अंदर देखा था तो वैसे उसके अंदर भी वो कुछ इतनी खास समझ में नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने जो उसके साथ वो एक्शन का थोड़ा बहुत तड़का लगाया था उससे वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लग रही थी। अब हाकारी के बाद अगर मैं अगले कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो वो होगा हिगुरामा, और जो कि जुजुत्सु काइसेन का नया डैडी आ गया है। अब आई डोंट नो यार जुजुत्सु काइसेन के अंदर कितने ज्यादा डैडीज आ गए हुए हैं, और ये इंटरनेट में काफी ज्यादा मुझे सुनने को मिल रहा है कि जो नानामी की सारी फैन गर्ल्स थी वो सारी हिगुरामा के ऊपर आ गई है, और वैसे आना बनता भी है भाई, क्या बैड एस कैरेक्टर है। आई मीन जब मैंने इसको मांगा के अंदर रीड किया था तो उस वक्त भी मुझे ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और फिर जो हिगुरामा और इतादोरी की जो फाइट होती है भाई साहब, मतलब उसकी एनिमेशन, उसकी डायरेक्शन, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। अब उसके बाद अगर मैं जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, जिसके सामने ये सुकुना गोजो किसी भी खाते में नहीं है, और वो है लॉर्ड ताकाबा। कैरेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि यार ये जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हो सकता है अगर ये अपना दिमाग पूरी तरह से इस्तेमाल करे, और वो ये भाई साहब बिल्कुल भी नहीं करते। आई मीन जब वो ताकाबा और वो मेगुमी वाला पूरा सीन आया था वो इतना ज्यादा फनी मुझे लग रहा था, और उस पूरे सीन के अंदर आई थिंक पूरे 1 मिनट के लिए कोई बंदा कुछ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो पूरा का पूरा सीन काफी ज्यादा फनी लग रहा था। और फिर उसके बाद लाइक जो एकदम से आर्ट स्टाइल चेंज हो गया था वो मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, और वो सब कुछ ठीक है। उसके अंदर जो इन्होंने मेगुमी को बनाया हुआ था, आई मीन उसके ऊपर वो जो बाल लगाए हुए थे ना इन्होंने, वो देख के बहुत ज्यादा मजा आया था। और ये सीन इन माई ओपिनियन मेगुमी के साथ ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेगुमी इस पूरे JJK वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कैरेक्टर है, और उसके साथ अगर हमारा लॉर्ड ताकाबा आ गया
तो फिर वो सीन तो मजे का होना ही था। खैर फिर उसके बाद हमें मेगुमी की फाइट देखने को मिलती है जो कि टॉप नॉच फाइट थी, आई मीन एनिमेशन वाइज। और उस एनिमेशन के अंदर जो इन्होंने छोटी छोटी डिटेल्स को इन्होंने कवर किया था, आई मीन वो पहली दफा देखकर कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करेगा। उसके बाद इस सीजन की 2 मोस्ट हाईलाइटिंग फाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनमें से एक हमारी माकी की फाइट है और दूसरी हमारी यूता की फाइट होगी। तो अगर मैं माकी की फाइट के बारे में बात करूं तो वो फाइट इज टॉप नॉच, आई मीन उस एपिसोड का रन टाइम भी इन्होंने बढ़ा दिया था। आई थिंक 28 मिनट की वो एपिसोड थी और उस पूरी एपिसोड के अंदर जो माकी की डोमिनेशन हमें देखने को मिली है इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और उसके अंदर की एनिमेशन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपना हाथ पीछे किया है, पूरी टॉप नॉच एनिमेशन इन्होंने हमें करके दिखाई है। उसके बरस अगर मैं यूता की डोमिनेशन के बारे में बात करूं तो हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि वो फाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि इन्होंने यूता की फाइट को काफ़ी ज़्यादा रश किया। अब आई थिंक चूंकि मैंने इससे पहले मांगा पढ़ ली थी इसीलिए मुझे ऐसा फील हुआ था, क्योंकि आई थिंक इन्होंने वो लास्ट एपिसोड के अंदर कोई 7-8 चैप्टर्स इन्होंने कवर किए हैं, तो वो एक चीज़ थी जो कि मुझे थोड़ी बहुत कंसर्निंग सी लगी थी। लेकिन उसको छोड़ के अगर मैं इसकी एनिमेशन के बारे में बात करूँ तो आई मीन एक वक्त के लिए मैं ये सोचना शुरू हो गया था कि यार क्या ये वाकई में एनिमेशन आई मीन इतनी स्मूथ एनिमेशन। और एक प्लस पॉइंट कि ये लास्ट एपिसोड मैंने टीवी के अंदर देखी थी, तो एक बड़ी स्क्रीन में मैंने देखी थी और उसके अंदर एनिमेशन देखने में जो मजा आया मुझे। और मेरी नजर में ये इसी तरह की फाइट्स एक रीजन है कि जेजेके को इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आई मीन तुम मानो या ना मानो, और वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर की जो फाइट्स होती है उसके अंदर कैरेक्टर्स फाइट के दौरान अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, इसीलिए लोग इसको डीमन स्लेयर से भी ऊपर रखते हैं। तो यह आज के लिए बस इतना ही। अब वैसे इन्होंने इसका पार्ट 2 तो अनाउंस कर दिया हुआ है, लेकिन उसकी अभी तक कोई खास डेट इन्होंने हमें बताई नहीं है। तो इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।